और मोशनल ईएमएफ से हमने दो रिलेशन डिराइव किए थे ना। एक रिलेशन मोशनल ईएमएफ से हमने कौन से डिराइव किया था? प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें आपने मोशनल ईएमएफ की मैग्नीट्यूड निकाली थी। ठीक है, कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड में और सर्किट कंप्लीट करें इन द फॉर्म ऑफ लूप, और अगर उसको मूव करें तो हमारे पास ईएमएफ उसमें जनरेट होगी ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, और वो ईएमएफ के दोनों रिलेशन आपने फाइंड कर दिए थे, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी और इन टर्म ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो दोनों रिलेशन क्या थे? कि ईएमएफ जो हमारे पास इंड्यूस होगी ये होगी माइनस VBL आर। दूसरा रिलेशन आपने क्या निकाला था फेराडे लॉ वाला? EMF will be equal to minus n del phi over del t। अब इसी से ये रिलेशन ड्राइव किया था, इसको आप छोड़ दें, इससे आ जाए कि EMF जो हमारे पास इंड्यूस हो रही है वो है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू अ कॉइल। अगर कॉइल के टर्न्स n है तो साथ n आ जाएगा, टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मीन कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है कितने टाइम। क्लियर है? अब अगर हम यही चीज पढ़ें इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कि मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे चेंज करें, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रख के उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से फ्लक्स चेंज करें। फ्लक्स हमारे पास क्या होता है कि फ्लक्स हमारे पास BA cos थीटा, अगर थीटा क्या हो ऑलरेडी हम चेंज ना करें, थीटा हमने 0 रखा है, और ए एरिया भी स्क्वायर का हम चेंज नहीं कर रहे, ए जितना ही है, तो फिर हमारे पास फ्लक्स चेंज करने के लिए एक ही पैरामीटर बच जाता है कि वी कैन प्ले विद मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कम या ज्यादा कर सकते, बाकी एरिया और थीटा से हम छेड़ नहीं सकते। इट मींस यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड देखो हमने दोनों को किसी पोजीशन पे रखा हुआ, फिक्स रखा हुआ है, एंगल को हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ हम इसका एरिया भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स फिर हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है अगर उसको हम कम या ज्यादा करें तो उसके कम या ज्यादा होने से फ्लक्स चेंज होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं? हम देखेंगे वो उसका सोर्स क्या है। यहाँ उसका सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक करंट। इस प्राइमरी कॉइल में जब करंट पैदा होगा उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू आवर स्टेट, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड है। इट मींस इसका मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट। यही बात है ना? अब करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके साथ जो लिंक मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा, इट मीन फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर है? अब एक चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में हमने क्या देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स असल में चेंज इन करंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? कि करंट जितना हम चेंज करेंगे इतना फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि करंट के चेंज होने से आगे फील्ड बंद है, वो भी चेंज इतना होगा। तो फिर शॉर्टकट हम दूसरे लफ्जों में क्या लिख सकते हैं कि अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल है, और ये कौन सा फ्लक्स है जो प्राइमरी कॉइल में से पास हो रहा है या सेकेंडरी में से? सेकेंडरी में से। तो अगर ये सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स हमें चेंज वैल्यू दे रहा है, वो डिपेंड करे प्राइमरी कॉइल के करंट पे कि वो कितना चेंज हो रहा है। तो इट मींस हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि ये जो इंड्यूस हो रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल जितनी भी हो सकती है। ऐसा ही है ना? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम चेंज इन फ्लक्स की जगह चेंज इन करंट भी लिख सकते हैं। लेकिन हम यही चीज देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है या ये रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यही रिलेशन हमने डिराइव करना है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में हमने दो कॉइल्स ली हैं। एक कॉइल में हम करंट चेंज करेंगे, उसके करंट की चेंजिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग की वजह से इसके साथ सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होगा। और अगर ये चेंज हो रहा है तो इट मींस इसके साथ जो लिंक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। क्लियर? अब
अगला क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है, हम इस करंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इस करंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है इजी जिनसे हम करंट को चेंज कर सकते हैं। या तो वेरिएबल वोल्टेज, यहाँ आप बैटरी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? वेरिएबल बैटरी। क्या एक बैटरी हमारे पास होती है ना, उसकी वोल्टेज को आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं उनके ऊपर नॉब लगा होता है, उनकी वोल्टेज को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं कि वोल्टेज कम है वोल्टेज ज्यादा है। या डायरेक्ट आप क्या यूज कर सकते हैं, रियोस्टेट। क्या यूज कर सकते हैं? रियोस्टेट यूज कर सकते हैं। रियोस्टेट का मतलब है कि ये सर्किट की रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल रेजिस्टर है। अगर आप इस सर्किट को इधर लेके जाएंगे, लाइक अगर हम इसको अगर हम यहाँ कनेक्ट करें लास्ट पे, तो इट मींस पूरी रेजिस्टेंस आएगी सर्किट की। तो रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी सर्किट में करंट इतना क्या होगा? कम। अगर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इधर यहाँ कनेक्ट करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ इस तरफ लेके आएंगे इसको ए से बी की तरफ, स्लाइडिंग कांटेक्ट को, तो ए से बी की तरफ आते हुए रेजिस्टेंस क्या हो रही है? कम। रेजिस्टेंस कम होने से करंट इस सर्किट का क्या हो जाएगा? इंक्रीज। mean that by changing the resistance with the help of rheostat we can increase or decrease the electric current through the primary coil। और करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से आगे फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर है? अब सपोज करो कि हमारे पास हमने ये दो कॉइल कंसीडर कर ली एस शोन इन बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड पे आप देख सकते हैं इन डायग्राम ए आर बी कुछ नाम दे दें, ठीक है। ए में आप प्राइमरी कॉइल देख रहे हैं और बी में आप सेकेंडरी। ए में हमने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है और बी में उस मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। बात समझ गए? अब इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। सपोज करें कि हमने बैटरी को ऑन किया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये सामने आपको नजर आ रहा है। अब करंट की डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर बनेगा। हाँ देखिए, ये सपोज करें कि आपके पास ये कॉइल है, इसके ऊपर ये वायर बाउंडेड है और इसमें करंट यू फ्लो कर रहा है, क्या इस साइड से डाउनवर्ड आ रहा है और इस साइड से अपवर्ड। तो जिस वे से करंट फ्लो कर रहा है उसी ही तरह अपनी फिगर को कर्ल करेंगे तो हम आपको क्या बताएंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस इस कॉइल का नॉर्थ पोल किधर बन रहा है? इधर नॉर्थ बन रहा है और इधर साउथ। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी बाय, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवे जाती और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही। ठीक है, कुछ यूं। अब देखिए अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सेकेंडरी कॉइल के साथ कितनी लिंक्ड है? कोई 4 लाइंस लिंक्ड है। और अभी मैं ये रियोस्टेट का स्लाइडिंग कांटेक्ट कहां रखा हुआ है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे। कहां रखा हुआ है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे। अगर मैं अभी इसका स्लाइडिंग कांटेक्ट यहां से मूव करके यहां रख दूं कहीं, ये इस तरह मूव करने से रेजिस्टेंस क्या हो रही है? डिक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट क्या होगा? इंक्रीज। करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस होगा। सपोज पहले कितनी 4 लाइन गुजरी थी, अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा और इसमें से एक लाइन ये और पास होगी। बात समझ रहे हैं ना? तो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले था वो चेंज हो गया। इट मीन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज हुआ। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से गैल्वानोमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। और अगर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है तो इट मीन इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज द डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट तब भी इंड्यूस होगा जब ईएमएफ इस कॉइल के अक्रॉस एस्टेब्लिश हो जाएगी। क्लियर है? अब ये ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस हुई है ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि ये ईएमएफ किसके इक्वल होगी? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कि ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल। लेकिन अभी ये जो फ्लक्स
चेंज हो रहे हैं। ये किस कॉइल में चेंज हो रहे हैं? सेकेंडरी कॉइल में चेंज हो रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू दी सेकेंडरी कॉइल हम लिखेंगे, क्लियर है। और नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके होंगे? सेकेंडरी कॉइल। एन डेल फाई का क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये है कि अगर एक टर्न में से चेंज हो रहे हैं डेल फाई जितना, टोटल एन टर्न में, तो टोटल चेंज कितना आएगा? एन डेल फाई। मीन एन डेल फाई शो कर रहा है टोटल चेंज इन फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल हैविंग एन टर्न्स, हैविंग एन टर्न्स। अब ये हमें फैराडे ने बताया ऑलरेडी। अब इसको आपको यकीन कह दें क्वीन 1। अब ओरिजिनल बात पे आ जाए। देखें ये जो फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है ये कब चेंज होगा? जब हम करंट को चेंज करेंगे। अगर करंट को हम ज्यादा करेंगे, मतलब रियोस्टेट को यूज करके रेजिस्टेंस को कम करें, तो करंट ज्यादा होगा। करंट ज्यादा होगा तो ये लाइन इसके साथ जो लिंक नहीं, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। तो फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब फ्लक्स चेंज का मतलब है यहाँ फ्लक्स इंक्रीज हुआ। अगर अभी हम इस रियोस्टेट को इस तरह यूज करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएं, हम रेजिस्टेंस को ज्यादा करने से करंट क्या होगा? कम। करंट कम होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? रिड्यूस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस एरिया के साथ लिंक में वो कम होंगी, मतलब बी की वैल्यू अब कम। अब बी फ्लक्स तो चेंज हुआ, बट इस टाइम फ्लक्स क्या हुआ? रिड्यूस। पहले केस में फ्लक्स बढ़ा, मतलब क्या हम फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी इसमें से जो करंट फ्लो कर रहे हैं ये है करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। अगर हम आईपी को इंक्रीज करें बाय, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को कम करें, आईपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो इसका क्या मतलब है कि आईपी के इंक्रीज होने से फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। मीन के चेंज इन फ्लक्स जो चेंज आएगा सेकेंडरी कॉइल में वो इस तरह आएगा, नेट फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर हम करंट को रिड्यूस करें, मतलब करंट को डिक्रीज करें, डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। तो तब क्या होगा? तब भी चेंज आएगा सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स का, लेकिन इस टाइम फ्लक्स क्या हुआ है? बढ़ा या कम हुआ? रिड्यूस हो। लेकिन दोनों वे से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते। लेकिन अब ये चेंज इन फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट। चेंज इन करंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर चेंज इन फ्लक्स करंट पे डिपेंड कर रहा है तो टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल के साथ वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट। देखो कि टोटल फ्लक्स करंट ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, करंट कम है तो फ्लक्स कम होगा। तो दोनों का आपस में क्या रिलेशन? डायरेक्ट है या इनवर्स? डायरेक्ट रिलेशन। तो यहां हम फिर क्या लिख सकते हैं कि देखो करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, करंट कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ। इट मीन एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो यहां हम फिर क्या कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि एक कॉइल के साथ लिंक सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब एक टर्न के साथ लिंक जो फ्लक्स है मल्टीप्लाई टोटल टर्न्स, ये क्या आ जाएंगे? टोटल फ्लक्स। और ये टोटल फ्लक्स जो उसके साथ लिंक्ड है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट। लेकिन कौन सा करंट? सेकेंडरी कॉइल का या प्राइमरी का? प्राइमरी का। क्योंकि ये फ्लक्स जो इसके साथ लिंक्ड है ये किसकी वजह से बन रही है? इस करंट की वजह से। ये करंट प्राइमरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल का अगर करंट ज्यादा करेंगे तो इसके साथ लिंक फ्लक्स ज्यादा होगा, इसको कम करेंगे तो फ्लक्स कम होगा। तो इट मीन सेकेंडरी कॉइल के साथ जो लिंक फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल के साथ जो लिंक टोटल फ्लक्स है NS/S, सेकेंडरी कॉइल का टोटल फ्लक्स। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? IB, क्योंकि इसको बनाने वाले ही है। तो अगर हम यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें तो हमारे पास इक्वलिटी आई। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दोनों एक वे से चेंज शो करें, दोनों एक वे से चेंज शो करें, या तो दोनों बढ़ या तो दोनों। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब नहीं होता कि दोनों बराबर हैं। बात समझ, इक्वलिटी का मतलब होता है कि बराबर, इक्वलिटी का मतलब होता है कि दोनों बराबर। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं होगा NS phi s इज इक्वल टू I। ये प्रोपोर्शनलिटी ये शो कर रहा है कि ये दोनों एक वे से चेंज हो रहे हैं। जब इक्वलिटी लगाएंगे तो इक्वल करने के लिए साथ कोई और क्वांटिटी आएगी, साथ कोई और क्वांटिटी आएगी, और मोस्टली हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। बात समझ रही ना? तो यहां भी हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और उस कांस्टेंट का क्या नाम है? M। क्या नाम है? M। और यहां जो हम कांस्टेंट लिखेंगे NS phi s इज इक्वल टू MI into P। अब M यहां क्या चीज है? M कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप प्रोपोर्शनलिटी इसको कहते हैं आप, बट ये कौन सा कांस्टेंट है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस कांस्टेंट का क्या नाम है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो कांस्टेंट है M, ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको शो कर रही है? ये असल में इन दो कॉइल्स की ही कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मीन कॉइल्स का कहीं भी ये दो यूज हो रही है, इस वजह से म्यूचुअल मीन बाहमी, तो वो एक का तो हो नहीं सकता, इसलिए मिनिमम कितनी कॉइल्स होनी चाहिए? 2। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक, ये कॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन कौन सी? कि हाउ दे अपोज देयर चेंज, कि जो चेंज इन करंट या चेंज आ रहे हैं ना, जो एक्चुअल उनकी स्टेट है उसमें जो चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को ये कितना अपोज कर सकती। बात समझ रही? ठीक, ये एक तरह से अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक को शो कर कि जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक, वो इस तरह होगा कि चेंज को अपोज करने। तो ये जो इसकी अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दो कॉइल्स के दरमियान, उस अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक को ही शो करे। बात समझ रहे? लेकिन ये किसके इक्वल होगा, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में ये रिलेशन क्या बन गया यहां से, क्या टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल विल बी इक्वल टू M इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो यहां से अगर हम M लें तो M किसके इक्वल आ गया? टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब करंट इन प्राइमरी कॉइल अगर हम कहें 1 एम्पीयर, if IP is taken as 1 एम्पीयर, IP हम कितना ले लें? 1 एम्पीयर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी? टोटल लिंक्ड फ्लक्स विद द सेकेंडरी कॉइल, NS phi s क्या है? टोटल फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड है। तो फिर आप इसको यहां से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि M म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? क्या हाउ मच दे अपोज द चेंज, ठीक है। अब ये कितनी हो सकती है, अमाउंट इसकी कितनी हो सकती है? तो हमने कहा म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल आ रही है? टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल से NS phi s। लेकिन कब? जब करंट प्राइमरी कॉइल में से कितना पास हो? अगर प्राइमरी कॉइल में से, ये प्राइमरी कॉइल, इसमें से हम 1 एम्पीयर करंट पास करें, कितना एम्पीयर करंट पास करें? तो 1 एम्पीयर करंट पास करने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स आ रहा है, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स टोटल कितना है? तो जितना वो फ्लक्स होगा इतनी ही इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस इतनी होगी। इसको हम दूसरे वे से भी एक्सप्लेन करेंगे आगे लास्ट रिलेशन में, लेकिन अभी यहां से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू दी
टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल with 1 ampere current is passing through the primary coil. तो प्राइमरी कॉइल में अगर हम 1 एम्पीयर करंट पास करें, 1 एम्पीयर करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा? तो इतनी ही इनकी क्या होगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहां से फिर इसका यूनिट आप क्या बना सकते हैं? यूनिट फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पीयर। तो आप इसका यूनिट बना सकते हैं वेबर पर एम्पीयर। यूनिट क्या आ जाएगा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का? वेबर पर एम्पीयर। क्या हाउ मच फ्लक्स is linked with the secondary coil when a unit current is passing through the primary coil. Clear? अब यहां तक तो हम पहुंच गए और हमें क्या मिला कि टोटल फ्लक्स लिंक किस इक्वल आ गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई प्राइमरी कॉइल के करंट। इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ये इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 2 को थोड़ा सा आप देखें और टोटल फ्लक्स की वैल्यू पुट करें। ये रेस कर दूं, देखिए मैन हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी? EMF इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल इनटू n phi डिवाइडेड बाय t। लेकिन ये फ्लक्स कौन सा है? EMF कौन सा है? सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स कौन सा है? सेकेंडरी कॉइल। अब ये इक्वेशन की बात, अब फ्रॉम 2, अब 2 से देख लो ns phi s किसके इक्वल है? तो वो वैल्यू यहां पुट कर ले। EMF in the secondary coil will be equal to del शो करे चेंज को, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा? M into current in primary coil divided by time। अब क्या M चेंज हो सकती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ दोनों कॉइल हमने सेम रखी हुई है, ठीक है। उनका मटेरियल हम चेंज नहीं कर रहे, उनका डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, और उनकी पोजीशन सेम है। तो m क्या रहेगा? सेम। m चेंज नहीं होगा, फिर m उनके लिए कांस्टेंट रहेगा। इट मींस अगर m कांस्टेंट है तो m में चेंज नहीं आई तो m को बाहर ले लो। तो EMF इन सेकेंडरी कॉइल विल बी m। फिर चेंज किस में आ रही है? चेंज हम रियोस्टेट की मदद से करंट को कर रहे हैं, तो डेल आई इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय डेल t। यहां से आप देख के आप बताओ कि क्या होगी, ये क्या रिलेशन बता रहे हो? क्या सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगी वो असल में प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जितनी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नेगेटिव साइन क्या शो करते हैं कि EMF इस तरह इंड्यूस होगी तो वो इसको अपोज करे, इस करंट में चेंजिंग को अपोज करे। करंट में चेंजिंग का मतलब क्या है कि इस करंट में चेंज करेंगे तो उसके साथ लिंक फ्लक्स चेंज होगा ना, तो इस चेंज को वो अपोज करे, वो ये चेंज नहीं होनी देगी, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी यही कहते हैं, ठीक है। इसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये यहां से हमें क्या पता चला कि सेकेंडरी कॉइल में करंट कब इंड्यूस होगा? जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स कब चेंज होगा? जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा। तो हमने डायरेक्ट क्या कह दिया कि सेकेंडरी कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्राइमरी कॉइल में चेंज इन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? और वो हमने प्रूव भी कर दी। और कितनी है वो? m del IP by del t। लेकिन माइनस साइन यहाँ माइनस नेगेटिव वैल्यू को शो नहीं कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है? ये जस्ट शो कर रहा है कि असल में ये जो EMF इंड्यूस होगी ये इस चेंज को अपोज करेगी। ये चेंज है ना, इस चेंज के साथ नेगेटिव साइन है, मीन इसी चेंज को इसने अपोज कर, इस चेंज को क्या करना है? अपोज। और म्यूचुअल इंडक्टेंस एक तरह से अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। क्लियर है? यहां से अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करें तो क्या बन जाएगा? ignoring the negative sign because negative sign only shows
क्या हाउ EMF आर करंट विल इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, क्या वो अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा। तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर यहां से डिफाइन करो किसके इक्वल आएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। अगर हम ये कह दें कि इफ rate of change of current in primary coil is equal to 1 ampere per second, rate of change of current कितना है, कि एक सेकंड में 1 एम्पीयर जितना हम करंट चेंज कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में 1 एम्पीयर जितना हम करंट चेंज करेंगे जितना फ्लक्स चेंज होगा, तो उस फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से EMF इंड्यूस होगी। अगर इसकी जगह 1 एम्पीयर पर सेकंड करें तो यहां से फिर हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहां से आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कॉइल की म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो किस जितनी है, जो सेकेंडरी कॉइल में EMF बनी है उस जितनी, लेकिन कब, कंडीशन क्या है, जब चेंज कितना हो रहा है, तो अब इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां भी लिख लेते हैं सबको नजर आएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू 1 एम्पीयर पर सेकंड, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो इसको हम ऐसे डिफाइन यहां कर सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल, किसके इक्वल है, जो EMF इंड्यूस हुई है सेकेंडरी कॉइल, लेकिन कब, कंडीशन क्या है, व्हेन करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज चेंजिंग 1 एम्पीयर पर सेकंड। क्या अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट किस रेट से चेंज कर रहे हूं, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर, अगर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर जितना करंट चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में EMF लाजमी स्टेब्लिश होगी, और जितनी अमाउंट की वो EMF होगी उसकी जितनी मतलब मैग्नीट्यूड होगी इतनी ही क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस EMF जितनी ही होगी, लेकिन कब, जब प्राइमरी कॉइल में करंट 1 एम्पीयर जितना 1 सेकंड में हम चेंज करें। यहां से इसके क्या यूनिट आएंगे, यूनिट इसके यहां से क्या आ जाएंगे, EMF वोल्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एम्पीयर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर लिख सकते हैं ना, yes, sir। और असल में ये किसके इक्वल है, हेनरी, ये किसके इक्वल है, साइंटिस्ट के नेम है, और ये हेनरी के, इसका यूनिट हम मोस्टली किस नाम से जानते हैं, हेनरी के। लेकिन अब हेनरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो हेनरी किसका इक्वल हो गया, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देखो ना, अगर हेनरी है तो हेनरी इट मींस इसके इक्वल है ना, 1 वोल्ट पर एम्पीयर सेकंड, 1 वोल्ट पर एम्पीयर सेकंड, 1 वोल्ट पर एम्पीयर सेकंड। अब इसका क्या मतलब है, ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या मतलब कि अगर प्राइमरी कॉइल में हम 1 सेकंड में 1 एम्पीयर जितना करंट चेंज करें और सेकेंडरी कॉइल में कितनी वोल्टेज इंड्यूस हो, 1 वोल्ट, तो तब हम कहेंगे कि इन दोनों कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है, 1 है। क्या ये अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 1 हेनरी। क्या अगर 1 एम्पीयर पर सेकंड करंट हम चेंज करें प्राइमरी में, कितना करंट चेंज करें, 1 एम्पीयर पर सेकंड के करंट हम 1 सेकंड में 1 एम्पीयर जितना चेंज करें, उसकी चेंजिंग की वजह से इधर कितनी EMF इंड्यूस हो, 1 वोल्ट। मतलब EMF जो सेकेंडरी में इंड्यूस हो वो हो 1 वोल्ट। कब, जब करंट कितना चेंज करें, 1 एम्पीयर पर सेकंड करंट चेंज करें प्राइमरी, तब इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी,
1 हेनरी। तो 1 हेनरी फिर कितनी अमाउंट हम कहेंगे कि if 1 ampere per second change in current through primary coil and uses in 1 volt EMF in the secondary coil, then mutual inductance of these coil will be 1 Henry। तब mutual inductance कितनी हम मानेंगे? इन coil की mutual inductance 1 Henry जी। फैजान अच्छा, ध्यान रख लिया सबको। कौन सा यूनिट? देखें ना, यहां से आप यूनिट जो ड्राइव करेंगे वो कैसे आएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ मीन वोल्टेज, और ये करंट है, ये टाइम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसका यूनिट आ गया वोल्ट, इसका यूनिट आ गया एम्पीयर पर सेकंड। तो वोल्ट डिवाइडेड बाय चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एम्पीयर पर सेकंड। तो ये आ गया वोल्ट एम्पीयर पर सेकंड। पर सेकंड के ऊपर ले आओ तो वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर आप ले सकते हो। क्लियर है? और इसी को हम हेनरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हेनरी। तो फिर 1 हेनरी कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पीयर पर सेकंड। अगर हम करंट की चेंज करंट को चेंज किस रेट पे कर रहे हो? 1 सेकंड में 1 एम्पीयर जितना, और 1 सेकंड में 1 एम्पीयर जितना करंट चेंज करने की वजह से ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो? सेकेंडरी कॉइल 1 वोल्ट। तो तब उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी? 1 हेनरी। कितनी होगी? 1 हेनरी। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये असल में अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये किस किस पे डिपेंड कर सकती है? हाँ, किस किस पे डिपेंड? ये चेंज को अपोज करेगी ना। देखो एक बात सुनो, अगर ये कॉइल दूर हम रखें, ये कॉइल सेकेंडरी हम दूर रखें, तो इसमें चेंज भी क्या आई? थोड़ी चेंज थोड़ी आएगी, तो चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़ी प्रोड्यूस होगी, कम जनरेट होगी ना। अगर इस कॉइल को हम करीब रखें तो चेंज क्या आएगा? ज्यादा। तो अगर चेंज ज्यादा आएगा तो पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक भी कितनी ज्यादा होनी चाहिए? इट मींस एक तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस। क्या इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट? दूसरी किस पे डिपेंड करेगी? अगर नंबर ऑफ टर्न एक हो, क्या नंबर ऑफ टर्न एक हो, तो एक में कितनी चेंज आएगी? सिर्फ 5। अगर नंबर ऑफ टर्न n हो तो कितनी चेंज आएगी? n5। तो इसका मतलब है जितनी ज्यादा चेंज आएगी जितनी ज्यादा पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक भी होगी। क्लियर है? तो फिर नंबर 2 किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ टर्न पे। नंबर ऑफ टर्न। और थर्ड वन मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करती है। थर्ड वन किस पे डिपेंड करती है? जो मटेरियल यहाँ यूज हो रहे हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे, क्या ये किस तरह बिहेव करे। ठीक है? तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और हर एक मटेरियल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफरेंट होती है। ठीक है? लेकिन किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। कोई भी कांस्टेंट हम जब पढ़ते हैं ना, तो उस कांस्टेंट का ये मतलब नहीं होता कि वो जो मतलब ये रिलेशनल कांस्टेंट होते हैं मोस्टली, लाइक रेजिस्टिविटी हम कहते हैं किसी एक वायर के लिए कांस्टेंट है, बट वही रेजिस्टिविटी किसी दूसरी वायर के लिए भी कांस्टेंट होगी, लेकिन लाजमी नहीं उसकी वैल्यू पहली वायर की रेजिस्टिविटी जितनी हो। बात समझ रहे? उन दोनों की वैल्यू अपनी अपनी होगी, बट अपने लिए वो कांस्टेंट समझी जाएगी। क्लियर है? तो इसी तरह ये म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हर एक मटेरियल की अपनी अपनी होगी, बट हर एक मटेरियल के लिए ये उसी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। क्लियर है?